अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 के ईथर और ईस्टर फैमिली के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फैमिलीज को देखने जा रहे हैं, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एप्टीट्यूड में इससे अलग अलग तरह से अलग अलग तरीकों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको इनको देखना होता है और इनको याद करना होता है। तो सबसे पहले मैं एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला लिख दूं। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है आर सी कार्बोनाइल कार्बन एंड इसके साथ जो आपके पास एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है। कीटोन्स की अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो आर सी आर और डबल बॉन्ड विद ओ। अच्छा, एल्डिहाइड में एक मेंबर होता है इनका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का जनरल फार्मूला ये नहीं होता। फॉर्मल्डिहाइड इस जनरल फार्मूला को पैटर्न को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता और कैसे नहीं करता? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में दोनों ही जानिब कार्बोनाइल कार्बन के एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, बजाय एक तरफ अल्काइल लगे होने के। तो इस चीज का बस एक थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बिकॉज ये एक फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एक्सेप्शनल केस है। मैं यहाँ बता दूं कि ये फॉर्मल्डिहाइड है और एल्डिहाइड फैमिली का पहला मेंबर ही यही होता है। इसके बाद फिर हमारे पास दूसरे मेंबर्स आते हैं और कीटोन में तो दोनों जानब खैर आपको अल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे। आगे चलते हैं और यहाँ पर अब थोड़ी सी कुछ इनके बारे में बुनियादी बातें लिख दूं। पहली बात ये कि एल्डिहाइड्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके पीछे दो तीन वजूहात हैं। एक तो पाई बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है। तो इस तरह की कुछ रीजंस है जिसकी वजह से एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम उन तो अगर हम वजूहात की बात करें कि वाई एल्डिहाइड्स आर सो रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो इसके पीछे हमारे पास चार रीजंस हैं बेटा जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, इनमें सबसे पहला जो रीजन है वो है पोलैरिटी। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन है इनके दरमियान मौजूद पाई बॉन्ड। तीसरा रीजन क्या हो सकता है हमारे पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट हमारे पास आ जाता है प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चार वजूहत हैं कि जिसकी बिना पर एल्डिहाइड जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होता है ये पोलर बॉन्ड होता है बेटा। इसमें कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव। तो इस वजह से पोलैरिटी, यहाँ पर ये पोलैरिटी होती है। ठीक है, तो आपने एक चीज ये वाली याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, वैसे अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि एल्डिहाइड की डेफिनेशन क्या होती है या कीटोन्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो जैसा कि आप इनका स्ट्रक्चर देख ही रहे हो। अगर मैं स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूं तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच CHO ग्रुप, CHO ग्रुप। ठीक है, अच्छा, इसको CHO लिखते हैं लेकिन इसमें C जो है वो C के साथ O कार्बोनाइल होता है, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में होता है और एक तरफ H होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इस CHO ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल। ठीक है, एंड हाइड्रोजन। कोई ऐसा ना समझे कि ये जो है वो H के साथ C का बॉन्ड है और H के साथ O का बॉन्ड है। ये असल में ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ है। ठीक है ना, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, इसमें ये दोनों चीजें मौजूद हों, इज नोन एज एल्डिहाइड्स। तो ये हमारे पास कहलाते हैं एल्डिहाइड्स। जनरल फॉर्मूला मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। अगर मैं कीटोन्स के हवाले से बताऊं कि कीटोन्स क्या है हमारे पास, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर
in which two alkyl groups, ठीक है, are attached to कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन से, जिसमें आपके पास कार्बोनाइल कार्बन से अगर दो अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों, जैसे यहाँ देख सकते हो ये रहा कार्बोनाइल कार्बन, इससे दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो कीटोन है। और अगर आपका CHO ग्रुप यानी कि कार्बोनाइल एंड हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है एक अल्काइल से, तो वो कहलाते हैं एल्डिहाइड्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला के हिसाब से इनकी डेफिनेशन भी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर कीटोन्स के हवाले से मैं एक बात और लिख दूं कि कीटोन के हवाले से लिखने से पहले मैं इनके रिएक्शन, बल्कि मैं रिएक्शंस में लिखूंगा, वो बात उस वक्त करना ज्यादा बेहतर होगी। तो ये बात मैं लिख देता हूं, इफ बोथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू कार्बोनाइल कार्बन, ये बात कीटोन के लिए हो रही है, सही है ना। कार्बोनाइल कार्बन से अगर अटैच होने वाले दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम हो, ठीक है ना, देन कीटोन इज कॉल्ड एज, फिर ऐसे कीटोन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कीटोन को हम सिमेट्रिक कीटोन कहते हैं, ठीक है। और अनसिमेट्रिक कीटोन क्या होगा, जिसके अंदर दोनों अल्काइल ग्रुप्स अलग अलग लगे हों, अलग अलग हों, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की, सॉरी प्रिपरेशन की। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, पहले हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, अच्छा एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी हैं, तो हम मैक्सिमम जितनी हो सकती है हम कवर करने की कोशिश करते हैं। हम एक पहला प्रिपरेशन का मेथड देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की डीहाइड्रोजिनेशन करा दें, ठीक है। अच्छा, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है बेटा, हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, किसमें से, प्राइमरी अल्कोहल में से। ओके, अब हम कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया CH2OH, और इसके साथ हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया, मान लीजिए ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसकी डिहाइड्रोजनेशन कराने के लिए इसको इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना होता है। तो क्या होता है कि अल्फा कार्बन ये है, इसमें से हाइड्रोजन निकलता है, और इसी में से ही, मतलब OH फंक्शनल ग्रुप में से हाइड्रोजन निकलता है, और इस अल्फा कार्बन में से ही हाइड्रोजन भी निकलता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकल रहा है OH फंक्शनल ग्रुप से, एक अल्फा हाइड्रोजन में से निकल रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है H2। अच्छा, अब बाकी यहां पर क्या बच जाता है हमारे पास, CH3C। अब इधर से एक H निकल गया तो एक ही H रह गया, ये रहा H ये वाला, ठीक है। और O के पास से जब H निकला होगा, तो O के पास एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी, और इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिया, ये कंपाउंड कहलाता है हमारे पास एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड फैमिली का कंपाउंड बन गया। फर्दर देखते हैं और क्या रिएक्शंस हैं। उसके अलावा इसकी हम अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी करें तो भी ये हो जाता है। अच्छा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में ना एक प्रॉब्लम होती है, अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तो ये बात मैंने शायद पहले भी लिखी थी, मैं फिर बता देता हूँ। अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की अगर आपने ऑक्सीडेशन कराई तो वो एल्डिहाइड बनता है। लेकिन ये रिएक्शन इतना रैपिड होता है बिकॉज एल्डिहाइड इटसेल्फ बड़े रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, तो ये फर्दर खुद से ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में।
तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जो है ना वो बड़ी जरूरी है, ऑक्सीडेशन को आप कंट्रोल करें, वरना जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो अल्कोहल आप ले लीजिए, इसमें भी आप एक प्राइमरी अल्कोहल, मैं इथाइल अल्कोहल ही ले रहा हूँ। जैसे मैंने इथाइल अल्कोहल लिया, CH3CH2OH। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। अच्छा, इस ऑक्सीडेशन को केमिनोफोर की सूरत में तो आपने करना ही नहीं है, क्योंकि केमिनोफोर में तो इस ऑक्सीडेशन को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हमारी इंटर की किताब में K2Cr2O7 लिखा हुआ है, एसिडिक K2Cr2O7, हम उसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन कर सकते हैं। बट इससे बेहतर जो रिएजेंट है, इससे भी एक बेहतर रिएजेंट है, क्योंकि K2Cr2O7 की सूरत में भी ना रिएक्शन कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें थोड़ा सा स्लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो रिएक्शन को कंट्रोल करने में हमारे पास आसानी हो। तो हम अमूमी तौर पर यहाँ पर हम PCC यूज करते हैं। अच्छा, व्हाट इज PCC? PCC हम अमूमी तौर पे यूज कर रहे होते हैं, और इसको हम कहते हैं पायरे, ये प्रैक्टिकल कंडीशन में बता रहा हूँ, पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अमूमी तौर पे इस रिएक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जरा कंट्रोल करना रिएक्शन आसान हो जाता है। तो इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये ऑक्सीडाइज होता है, तो बेसिकली ऑक्सीडाइज होने पर कुछ भी नहीं होता, सिंपली इसमें से हाइड्रोजन ही रिमूव होता है। तो क्या होता है, ये बन जाता है CH3C, और एक तरफ H, और बाकी इस तरफ डबल बॉन्ड लग गया, इधर से एक H निकला, इधर से एक H निकला, O के साथ मिलके इन्होंने बना दिया वाटर। अब सर सवाल ये है कि इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में फर्क क्या हुआ? बात तो एक ही तरह की हो रही है, इधर भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इधर भी। बेटा जब हम इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट से बात करें ना, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट से, तो इधर ये हाइड्रोजन सिर्फ रिमूव हो रही है, ठीक है। बट इधर ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं? क्या सर इसको ऑक्सीडेशन नहीं कह सकते? बेटा इसको भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब रिमूवल इस तरह से हो रही हो, कैटलिस्ट की सूरत में आपने हीट करके रिमूव किया हो, या ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के रिमूव किया हो, रिमूव आप कैसे भी करो, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल इनफ, ठीक है। तो दोनों ही बातें सही हैं, हाइड्रोजनेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिहाइड्रोजनेशन को कहना जरा सा गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा होता है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई खास बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, लिहाजा बस आपको पता होना चाहिए कि बात तकरीबन एक ही है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका क्या है, नंबर थर्ड वे इसको देख सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अगर अल्काइंस की हाइड्रेशन करा दी जाए, यानी कि उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाए, तो भी एल्डिहाइड बन जाता है। हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं इथाइन की। अब इथाइन का रिएक्शन मैंने करवाया वाटर के साथ। अच्छा, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4 एसिड, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि वाटर जो है वो लगता है, यानी कि ये इनके बीच का ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया, डबल बॉन्ड रह जाता है। अब एक कार्बन के साथ H और दूसरे कार्बन के साथ OH लग जाता है, ठीक है। बाद में यहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है, और ये रीअरेंजमेंट जो है वो बेसिकली इस मॉलिक्यूल जो हमने HgSO4 का लिया ना, इसकी वजह से ये रीअरेंजमेंट होती है। अच्छा सर, अगर हम HgSO4 ना डालें तो क्या ये रीअरेंजमेंट होगी? बेटा रीअरेंजमेंट तो होनी तब भी चाहिए, उसकी वजह ये है कि कंपाउंड स्टेबल नहीं है, बॉन्ड बनने के बाद भी ना ये कंपाउंड स्टेबल नहीं हो रहा, इसलिए रीअरेंजमेंट तो होती ही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा? रीअरेंजमेंट के बाद इस वाले मॉलिक्यूल में से, ये वाला जो आपके पास, मतलब ये वाला जो हिस्सा है जिसपे OH लगा हुआ है, इस OH में से एक H जो है वो शफल कर जाता है बराबर वाले कार्बन पर, जिससे यहाँ हो जाते हैं CH3, ठीक है। दो तो पहले से थे, एक यहाँ से आ गया। अच्छा, और इधर OH के पास से जब H निकला, तो इस O के पास एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई, और इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड वैकेंसी
क्रिएट हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये जो पहले इसने डबल बॉन्ड किया हुआ था पीछे वाले कार्बन से, अब उस कार्बन को मौका मिला अपने इस डबल बॉन्ड को खत्म करके सिंगल बॉन्ड करने का, तो उसने वो बॉन्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से इस कार्बन के पास भी बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई और इसने डबल बॉन्ड कर लिया ऑक्सीजन के साथ, ये लग गया आपके पास H। तो इस तरीके से आपके पास हमारे पास एल्डिहाइड बन सकता है अगर हम अल्काइंस की हाइड्रेशन करा दें तो। इसके अलावा और क्या तरीके हैं? नंबर 4 मेथड जो है वो डिस्टिलेशन है। कैल्शियम फॉर्मेट की डिस्टिलेशन अगर हम कर दें। अच्छा, कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है भाई? इसको मैं स्ट्रक्चरल मैनर में ड्रॉ करता हूँ। HCOO, इसको ठीक है, ये है हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट। अब इसकी मैं करा रहा हूँ डिस्टिलेशन, ड्राई, ये बेसिकली ड्राई डिस्टिलेशन कहलाती है। और ड्राई डिस्टिलेशन अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट की करें तो CaCO3 बन जाता है। अब वो CaCO3 कैसे बनेगा इसको हम देख लेते हैं। CaCO, ठीक है, और ये इधर भी एक OH लगा हुआ है, हाँ, CaCO, C कार्बोनाइल और O इधर क्रिएट हुआ हुआ है ना, HC। ओहो, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई बेटा, एक मिनट रुकिएगा, इसको सही कर लूँ। ये C इससे जुड़ा हुआ है और इससे एक H जुड़ा हुआ है, एक तरफ O है और एक तरफ ये O है। अब सही, सॉरी, पहले ये वाली गड़बड़ हो गई थी। एक O इधर, एक O इधर, एक H इधर, ठीक है। अब C एक दो, एक दो तीन। अब यहाँ पर अगर मैं इसको अलग करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अलग कर रहा हूँ, ठीक है, CaCO3 अलग करो, डिस्टिलेशन पे सॉलिड कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास? ये आपके पास निकल के आ जाएगा CaCO3, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में आता है। क्या बच गया इधर? इधर आपके पास बचा है CH लगा हुआ है, इसके साथ एक O इधर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये H इधर से निकला, वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड करता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है ताकि ये बॉन्ड वैकेंसीज अपनी सेटिस्फाई कर लें। तो अगेन यहाँ पे क्या बन जाता है? ये बन गया बेटा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। अब एक ये जो डिस्टिलेशन है, आप कहीं देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ होगा ड्राई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन या ड्राई डिस्टिलेशन दोनों कहा जाता है इसको। बेसिकली ड्राई डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन का जो, वैसे तो डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक है एक, लेकिन ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई कंपाउंड डिकम्पोज हो बाय मींस ऑफ हीट और वो डिकम्पोज होने के बाद सॉलिड प्रोडक्ट आपको मिले, ये जो CaCO3 मिलता है ये सॉलिड मिलता है, दैट्स वाई इसको ड्राई डिस्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया मेरे ख्याल से पांचवा है यहाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, अच्छा, जेमिनल डाइहैलाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कौन से जेमिनल डाइहैलाइड्स? जो टर्मिनल हों। अच्छा, अभी इसकी बात मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर टर्मिनल नहीं होगा ना तो जरा मसला हो जाता है। देखिए, मैंने लिया CH3 और CH, इसके ऊपर क्लोरीन लगाए, ठीक है।
अब मैं अगर यहाँ पे लगा इसका रिएक्शन कराऊं NaOH के साथ, हाइड्रोलिसिस याद रखिएगा वाटर के साथ रिएक्शन होना है, लेकिन वाटर के साथ अभी नहीं, थोड़ी देर में रिएक्शन होगा। यहाँ पे हम NaOH एक्वस लेते हैं। Na क्या करता है, दोनों Cl को निकालकर क्या बना देगा, आपको ये बात पता ही है कि यहाँ पर ऑब्वियसली क्या बनना चाहिए, NaCl बनना चाहिए। दो OH आए, अब ये दोनों OH जो हैं क्या बन जाते हैं, CH3, और ये दोनों OH इन दोनों Cl की जगह पर लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या कहलाता है आपके पास, ये कहलाता है जेमिनल डायोल। ठीक है, बाद में जब आप इसको फर्दर थोड़ा सा हीट करते हो तो ये जेमिनल डायोल में से वाटर निकलता है, एक OH और एक OH में से H पूरा निकल जाता है, H निकल जाता है, वाटर बन गया, OH और ये H मिलकर वाटर बन गए। अब पीछे क्या रह गया आपके पास, पीछे रह गया CH3, ये आ गया CH, और इसके साथ जो O है, अब चूंकि उधर से हाइड्रोजन निकला है तो डबल एक बॉन्ड की वैकेंसी क्रिएट हुई है, इसने इस कार्बन के साथ जोड़ लिया खुद को। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, ये बहुत सारे प्रिपरेशन टेक्निक है और तकरीबन हमें सारी ही देखनी पड़ती हैं, कुछ हम इंटर में भी छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें थोड़ी सी एडिशनली देखनी पड़ती हैं बिकॉज एप्टीट्यूड का मामला है, तो थोड़े से रिएक्शन ज़्यादा ही हो जाते हैं, बिकॉज हमारे पास फर्दर कुछ और कोर्सेज के भी रिएक्शंस को हमें देखना पड़ता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अगर हम ओजोनोलिसिस करा दें अल्कीन की तो भी हमारे पास एल्डिहाइड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो देखिए कैसे होता है। अब मैं कोई अल्कीन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल थोड़ा बड़ा अल्कीन लेते हैं, जनरल की बात करते हैं, CH डबल बॉन्ड विद CH, एंड ये रहा हमारे पास एक अल्कीन। अब मैंने इसका रिएक्शन कराया ओजोन से। अच्छा ओजोन से रिएक्शन हम अमूमी तौर पे जिंक की प्रेजेंस में करते हैं, वहां पे हल्का सा वाटर को भी रखते हैं, मॉइस्ट कंडीशन रखते हैं बेसिकली, वरना ओजोन जो है वो डिकम्पोज होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल जो हैं वो RCHO के बन जाते हैं, और हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा व्हाट डज ओजोनोलिसिस मींस, ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, अगर हम वैसे कोई पूछे ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, तो इसमें C डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है एंड C डबल बॉन्ड विद O ये फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक और भी केस है जो आपको याद रखना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ C डबल बॉन्ड हैज H, अगर C डबल बॉन्ड के पास H है देन aldehyde is formed if not then ketone is formed। अब देखो यहां पर एक MCQ किस तरीके से आ सकता है, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपको कोई एक स्ट्रक्चर दूं कि भाई ये मेरे पास कंपाउंड है, अब मुझे बताइए मैं इसकी ओजोनोलिसिस करूंगा तो ओजोनोलिसिस करने के बाद क्या बनेगा। ठीक है, जैसे यही ले लो, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, मैंने पूछा मैं इसकी ओजोनोलिसिस करा रहा हूँ क्या बनेगा। अब उसमें मैं नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कीटोन, एल्डिहाइड, बोथ या नन, तो करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसकी ओजोनोलिसिस होगी तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो जिसके अंदर हमारे पास वो ना हो, H ना हो, कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास H ना हो, तो एल्डिहाइड नहीं बनता, फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो कीटोन बन जाता है। कुछ और एग्जांपल्स इसकी देख लो ताकि बात मजीद थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इसे लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड विद CH2। अब आपने अगेन इसकी ओजोनोलिसिस की। अच्छा ओजोनोलिसिस O3 जिंक के प्रेजेंस में, अब यहां से बीच में से बॉन्ड टूटेगा। अब देखो दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इसका मतलब एल्डिहाइड बनना है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड विद, तब ये बीच से टूटा, इसके पास आकर O लग गया। अब ये कौन सा एल्डिहाइड है सर,
बेटा इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये बेसिकली इस तरीके से हुआ है, C डबल बॉन्ड विद O और 2H लग गए, ये इस तरीके से था। जो मैंने पहले लिखा था शायद वो कंफ्यूज कर देता आपको, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, ये बीच में से बॉन्ड टूटा, दोनों हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ लगे, मैं सिर्फ ऑक्सीजन आकर लगा है, सिंपल ये हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है RCH डबल बॉन्ड विद CH2। अब मैंने इसकी भी ओजोनोलिसिस की, अब इसमें भी बॉन्ड बीच में से यहां से टूटेगा, तो एक तरफ हमारे पास क्या आ रहा है RCH डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है RHCH डबल बॉन्ड O, दूसरी तरफ हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास किसी कार्बन के पास H नहीं है, जैसे डबल बॉन्ड CH और R, अब इसके दोनों तरफ R लगे हुए हैं, इसके पास H नहीं है। अब ये बॉन्ड टूटेगा ना, यानी जब इसकी ओजोनोलिसिस करोगे, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास एक बनेगा कीटोन, यानी कि RCR, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा ये बन जाएगा कीटोन, और दूसरा वाला हिस्सा क्या बन जाएगा हमारे पास, दूसरा वाला हिस्सा हमारे पास बन जाएगा RCH और R डबल बॉन्ड विद O। तो ये है ओजोनोलिसिस का रिएक्शन। ठीक है, सो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और इसी के साथ हमारी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन, जो ओजोनोलिसिस वाला रिएक्शन था, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहे हैं। बस रिएजेंट के हमारे ऊपर फर्क है कि रिएजेंट जिस तरह का होगा उस तरह का बिहेवियर देगा। अब ये वाली चीज ना प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के लिए भी है। अब जब मैं, चूंकि अभी तक तो मैंने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन आपको कराई थी ना, कीटोन की नहीं कराई थी, अब मैं आपको कीटोन की प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ, तो मैं कीटोन में ना इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, या बल्कि कर दूंगा, जैसा भी हो आप देख लिएगा। कीटोन में शायद मैं इसको रिपीट ना करूं, बिकॉज फिर वो बात रिपीट ही होगी, लेकिन कीटोन के लिए भी ये है। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में पहला जो है हमारे पास, अब एल्डिहाइड में डीहाइड्रोजनेशन कराई थी हमने, डीहाइड्रोजनेशन वहां पे की थी हमने प्राइमरी अल्कोहल की। ठीक है, कीटोन बनाना है तो हमें डीहाइड्रोजनेशन करनी होगी सेकेंडरी अल्कोहल की। ठीक है, ये वाला फर्क है बस, सेकेंडरी अल्कोहल की आप डीहाइड्रोजनेशन कर दीजिए, तरीका वही रहेगा। यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं एक COH, अब इसके साथ मुझे 2 कार्बन लगाने हैं, CH3 एक बॉन्ड की वैकेंसी रह गई H। अब मैं इसको मैंने रखा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से H, एक फंक्शनल ग्रुप में से H निकलेगा, एक अल्फा कार्बन में से H निकलेगा, ये हो गया हमारे पास H2। अब क्या बच गया, CH3 एक बॉन्ड इस O के साथ हुआ है। अब चूंकि कार्बन के पास एक बॉन्ड की जगह बच गई है और इस ऑक्सीजन के पास भी, बिकॉज दोनों के पास से एक एक हाइड्रोजन गया है, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड कर लेंगे। अब ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया कीटोन। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, वही जैसा हमने एल्डिहाइड में किया था, हाइड्रोजनेशन के बाद हम एक हेडिंग ऑक्सीडेशन की ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ वही सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल CH3 और CH3 वही वाला ले लेते हैं जो पिछली एग्जाम्पल में लिया था। अब सेकेंडरी अल्कोहल हमने O ले लिया। ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन कराई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी K2Cr2O7 एसिडिफाइड। ठीक है ना, तो अब एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, दोनों ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया और वाटर बन गया। ठीक है, अच्छा अब वाटर बनने के बाद
क्या गया, CH3 C और CH3। अब ये जो ऑक्सीजन था, इसके साथ इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है और इसको चाहिए डबल बॉन्ड, तो दोनों के पास से एक एक बॉन्ड वैकेंसी बनी थी, ये आपके पास कीटोन बन गया। थर्ड पर आ जाइए। थर्ड है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन। अगर मैं प्रोपाइन की हाइड्रेशन करूं, देखिए वहां मैंने अल्काइन की हाइड्रेशन पे लिखा था कि जब पीछे वाला मैं एल्डिहाइड बता रहा था तो अल्काइन की हाइड्रेशन की थी तो एसेट एल्डिहाइड बन गया था इथाइन की। प्रोपाइन की कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर आपको लफ्ज गलत लिख दिया, मुझे अल्काइन नहीं लिखना चाहिए था। अल्काइन नहीं लिखता मैं यहाँ पे, इथाइन कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी एक, तो हमें कंफ्यूजन अवॉइड करनी चाहिए, इथाइन लिख देता हूँ। ठीक है, अब सही है। तो प्रोपाइन की हाइड्रेशन कर लेते हैं। प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड विद एस एंड हो गया, प्रोपाइन का मतलब है 3 कार्बन, CH3, इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं, इधर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और 1 मिनट बेटा जरा वेट कीजिएगा। तो अब प्रोपाइन की बेटा अगर हाइड्रेशन कराएंगे, वही वाटर के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोपाइन की हाइड्रेशन के लिए भी जो रिएजेंट्स हैं वो वही होंगे बेटा जो इथाइन में थे, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4। इसका मैकेनिज्म भी उसी तरीके से वर्क करेगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर एक OH आकर लगेगा। जैसे यहाँ पर आपने आपका ट्रिपल बॉन्ड था तो यहाँ पर एक OH आकर इस सेंटर वाले कार्बन से लग जाएगा, हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड विद, बल्कि सॉरी CH था, सॉरी 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 सॉरी, CH डबल बॉन्ड विद C, और इसके साथ आपके पास आकर लग गया OH। और इधर क्या है हमारे पास, CH3। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रीअरेंजमेंट होगी कि ये हाइड्रोजन जो है वो जम करेगा बराबर वाले के पास। ठीक है, वैसे ही रीअरेंजमेंट, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड विद दिस एंड CH3। ठीक है। अच्छा, ये तो एक OH के बाद पास आकर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर इसके पास CH2 हो जाएगा, बिकॉज जब वाटर ऐड होगा तो एक H और एक OH, तो इसके पास H ऐड होगा, इसके पास OH ऐड होगा। यहाँ पर मार्कोनी कूव्स रूल अप्लाई हो रहा है बेटा, जरा ध्यान देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव पार्ट जो होता है एडिशन होने वाले मॉलिक्यूल का, वो वहां ऐड होता है जहां पर हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, CH2 हो गया, OH जो है वो इस वाले कार्बन पे ऐड होगा, बाद में रीअरेंजमेंट हो जाएगी तो हमारे पास ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है। होप सो आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। यहाँ पे CH2 हो गया तो ये यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने डिस्टिलेशन कराई थी, और डिस्टिलेशन की मदद से भी बनाया था एल्डिहाइड को, तो यहाँ पर भी इसने भी कोई जुर्म या गुनाह नहीं किया, इसकी भी डिस्टिलेशन करा दीजिए बेटा। डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट। ठीक है, वहां पे हमने लिया था कैल्शियम फॉर्मेट, यहाँ हम ले लेंगे कैल्शियम एसिटेट। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, मतलब जैसे जैसे कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, तो वैसे वैसे हम जो समझ लो ऑक्जिलेट मॉलिक्यूल है ना, उसकी तादाद भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, यानी कि फॉर्मेट का मतलब होता है 1 कार्बन वाला, एसिटेट का मतलब होगा 2 कार्बन वाला, प्रोपायोनेट का मतलब होगा 3 कार्बन वाला। तो जितना बड़ा हमें एल्डिहाइड या कीटोन बनाना होगा वो चीज उस हिसाब से हम ले लिया करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कैल्शियम CH3CO और O।
ये वाली गड़बड़ बार बार कर रहा हूँ। इसके साथ लगेगा एक तरफ O, इधर आ जाएगा CH3, और ये आ गया O। फिर नीचे वाले की तरफ भी COO CH3। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सी वही CaCO3 बनाना है आपने। ये आपके पास CaCO3 आ गया, ये अलग हो गया, ठीक है। अब CaCO3 के अलग होने पर यहाँ पे आ गया ये चीज। अब CaCO3 अलग हो गया तो इधर बचा CO और CH3, इधर बचा CH3। इनको आपस में जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया कीटोन। सेम मेथड्स के जरिए प्रिपेयर होते हैं ये। थोड़ा थोड़ा सा बस चेन का और इन चीजों का फर्क करना होता है। अगर हम ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क समझ लें तो हमारे लिए एल्डिहाइड या कीटोन बनाना कोई एज सच मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, अब हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी हाइड्रोलिसिस मींस वाटर से रिएक्शन करना है। किसका? जेमिनल डाइहैलाइड का। अच्छा, फर्क क्या है अब दोनों में? थोड़ा सा फर्क, फर्क को भी साथ साथ समझते चलिए। देखिए प्रिपरेशन के स्टेप्स एक ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ रहा है। वहां पे भी जेमिनल डाइहैलाइड लिया था, उसकी हाइड्रोलिसिस कराई थी। यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस करानी है जेमिनल डाइहैलाइड की। डिफरेंस, एंड डिफरेंस क्या है कि हेयर इट इज नॉन टर्मिनल, ठीक है। वहां पर टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड लिया था, यहाँ नॉन टर्मिनल होना चाहिए। नॉन टर्मिनल से मुराद हेलोजन जो है ना वो बीच के किसी कार्बन पे लगा हुआ हो, कोने वालों पे ना लगा हो, ठीक है। अब देख लेते हैं। हमने लिया CH3, C और CH3, ठीक है। अब इसके साथ मैंने 2 क्लोरीन यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हमने एक्वस NaOH से कराया। एक्वस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस हो, वाटर से रिएक्शन हो। तो Na क्या करेगा, इधर से Cl को निकालेगा, NaCl बना देगा। अब इधर से आया आपके पास जो अब ये OH है, ये लगेगा CH3, इधर लग गया OH, इधर भी लग गया OH, और इधर आ गया CH3। अब ये हमारे पास डायोल बन गया, दो दो अल्कोहल की यूनिट लग गए। इसकी फर्दर जो है ना, अब सिर्फ वाटर से, मतलब वाटर यहाँ पर रिमूव होगा, ठीक है। ये इस कार्बन के साथ जो OH लगा है ये पूरा OH, और एक कार्बन के साथ जो H लगा है ये निकलकर वाटर बना देगा। क्या बचा मेरे पास? अब मेरे पास जो बचा वो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, वो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। बस क्या आ गया, अब क्या बचता है इन सब चीजों के निकलने के बाद? CH3, C डबल बॉन्ड विद O, एंड ये आ गया CH3। ये हमारे पास बन गया एसीटोन आ गया, ठीक है। इस तरीके से होता है। सेम इसी तरह का मैकेनिज्म फॉलो हुआ था एल्डिहाइड में, बस वहां पे टर्मिनल हैलाइड लिया था, यहाँ पे नॉन टर्मिनल लेंगे, ठीक है। ओजोनिलिसिस वाला मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं क्या? तो अभी हमने लास्ट किया था एल्डिहाइड में, चलो कर देता हूँ। फ्रॉम ओजोनिलिसिस, ओजोन लिसिस, अगर हम ओजोन लिसिस करा दें, यानी ओजोन से रिएक्शन करा दें अल्कीन का, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर इसके साथ R2 लगा हुआ है, इसके साथ भी R2 लगा लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने कराया ओजोन के साथ। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और मॉइस्चर रखते हैं थोड़ा बहुत। तो हमारे पास क्या होता है, ये बीच का डबल बॉन्ड टूटता है। अब याद रहे कि इधर H अगर होगा इनके साथ, जैसे यहाँ पे अभी इन दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ H नहीं है, अगर H होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, H नहीं होगा तो दोनों कीटोन आ जाएंगे। ये आपके पास आ गया, 2 कीटोन्स आ गए आपके पास, और क्या हुआ, साथ में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है। अब ये सर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहाँ से आ गया? हमने वाटर वगैरह तो कहीं डाला नहीं था बेटा। ये जो आर होंगे इनके साथ तो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा ना, तो वो आर बेसिकली एडजस्ट हो जाते हैं, तो आपको उससे परेशान नहीं होना। हाँ, एक और चीज हो सकती है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस ऑफ एसिटिक एसिड।
अब एसिटिक एसिड लें, CH3 C डबल बॉन्ड विद O एंड H, इसके दो मॉलिक्यूल्स को पायरोलाइज करते हैं, यानी कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ले लें, उसकी प्रेजेंस में हीट कर दें। ऑक्सीडेशन नहीं कहलाता, तो आपके पास कीटोन बन जाता है। ये एक और तरीका है इसे बनाने का, इसे भी फॉलो कर लेते हैं। ये भी अक्सर बेशतर यूज होता है, ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो और यहाँ पर भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड पायरोलिसिस हो रहा है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है इसकी। अच्छा बेटा, तो अब हम इससे पहले के रिएक्शंस की तरफ मूव करें, एल्डिहाइड और कीटोन्स के, हम पहले रिएक्टिविटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स और कीटोन की किस तरीके से होती है। तो अगर हम इनके एक रिएक्टिविटी चार्ट बनाएं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेस नंबर ऑफ कार्बन, जितने कम कार्बन होंगे रिएक्टिविटी विल बी हाई, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। या इसको हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इस तरीके से बोल सकते हैं कि हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिविटी विल बी हाई, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है या ऐसा क्या हो रहा है, ये सारी बात कुछ समझ नहीं आ रही सर। बेटा बहुत आसान सी बात है, देखिए, अगर आपकी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं ना, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा लगे हुए हैं, तो वो स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। जितने ज्यादा कार्बन कार्बोनाइल कार्बन से लगते जाते हैं, उतना ज्यादा आपका जो कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता चला जाता है। अच्छा, अब जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी लेस रिएक्टिव होगी, ठीक है ना। तो लेस नंबर ऑफ कार्बन मींस हाई रिएक्टिविटी, और हाई रिएक्टिविटी होगी तो इसका मतलब दैट इज इंडिकेटिंग हाई हाई हाईयर अनस्टेबिलिटी। तो इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एल्डिहाइड्स के हवाले से। तो फॉर्म एल्डिहाइड विल बी हाईली रिएक्टिव, एज इसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन से कार्बन ही नहीं लगे हुए, सिर्फ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये हाईली रिएक्टिव होगा। फिर इससे अगर लेस रिएक्टिव की बात करें तो एसिटाल्डिहाइड, बिकॉज इट हैज ओनली वन कार्बन। फिर इससे लेस रिएक्टिव जो होगा वो हमारे पास C2H5 C एंड ये होगा, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए हैं। फिर इससे लेस रिएक्टिव जो है हमारे पास वो C3H7 C एंड H हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास बात चलती रहेगी, जितने ज्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे वो उतनी लेस रिएक्टिविटी पे चला जाएगा। ये बात हो गई एल्डिहाइड के लिए। अच्छा, अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कीटोन्स के लिए, तो एसीटोन विल बी हाईली रिएक्टिव, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कीटोन्स एसीटोन विल बी हाईली रिएक्टिव। रीजन, बिकॉज एसीटोन में नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 2 ही है ओनली, सही है। इसके मुकाबले में अगर हमारे पास एक तरफ C2H5 CH3 है, अब इसके मुकाबले में ये जरा कम रिएक्टिव है, ठीक है। और फिर अगर दोनों तरफ C2H5 लगे हों फॉर एग्जांपल, तो ये इसके मुकाबले में जरा कम रिएक्टिव होता है। और अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से हो, अब C और इसके साथ CH3 लगे हुए हों, वो भी 3 3, ठीक है। इसके साथ भी CH3 लगे हुए हों, 3 3। ये बहुत ज्यादा गंदगी हो गई यहाँ पे, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। C और इसके साथ CH3, ये इससे कम रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज इसकी इस तरीके से है। अच्छा, अगर रिएक्टिविटी के हवाले से बात हो रही थी, तो थोड़ी सी एक बात और यहाँ पर हमें करनी चाहिए, और वो हम कर लेते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है इनके अंदर, अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, इन बोथ एल्डिहाइड, इन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ में एसिडिक नेचर का होता है। अच्छा, क्यों होता है ये रीजन भी हमें पता होना चाहिए। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस की वजह से होता है ऐसा, कि अल्फा हाइड्रोजन जो है
वो हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। अच्छा, व्हाट डज प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस मींस हियर सर? प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस से मुराद यहाँ पर ये है कि कंसिडर करें कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये मेरे पास कीटोन है, ठीक है। तो ये कीटोन अभी फर्दर और जगहों से जुड़ा, और चीजों से जुड़ा होगा। ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, और मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, दैट डबल बॉन्ड, अच्छा अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो दिस कार्बन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। जब ये नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने इस कार्बन को डोनेट कर सकता है। अच्छा, जब ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन आ जाएगी आपके सामने कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब ये पीछे बॉन्ड बने हुए हैं इसके भले ही, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि जो डबल बॉन्ड है ना ऑक्सीजन का, ये इन दो, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में शफल करता रहेगा, अल्फा कार्बन के बीच और इस ऑक्सीजन के बीच में ये शफल करता रहेगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव होता है तो हाइड्रोजन रिमूव्स एज H पॉजिटिव। तो अब अगर कोई चीज H पॉजिटिव डोनेट कर रही है तो दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको हम एसिडिक मानते हैं। तो ये एक जस्ट इसकी एक छोटी सी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी कि व्हाई दिस हैपेंस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। और रेजोनेंस इस अमल को कहते हैं कि जो डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग कंटिन्यूअसली आपके सामने हो रही है, इस डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग के नतीजे में प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस होता है, और यही हमारे पास प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस कहलाता है, ठीक है। अब फर्दर हम आगे मूव करें, अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं एल्डिहाइड और कीटोन के ना रिएक्शंस को एक साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए भी समझने में जरा सी उसको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले जो ए टाइप रिएक्शन है मेरे पास, वो कौन से रिएक्शंस हैं? वो है मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब ये क्या है मेरे पास? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या है? फर्दर टाइप्स की तरफ अगर हम जाएं, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या होता है? विदाउट लॉस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर यहाँ पर लॉस नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली ऐड होंगे। एडिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ऐड ही होंगे। देख लेते हैं अब क्या है इसमें। पहली टाइप है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करें, ठीक है, डेडली डेंजरस कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, यहाँ पर मैं दो बॉन्ड वैकेंसीज छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, दोनों बॉन्ड वैकेंसीज छोड़ने का क्या मकसद है कि दैट कैन बी एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल दोनों तरफ आर लगा होगा तो ये कीटोन हो गया, और अगर एक तरफ आर और एक तरफ एच लगा होगा तो दैट विल बी एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए बात हो रही है, तो मैं जस्ट इसको जनरल रखने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों बॉन्ड की जगह खाली छोड़ दी है। इस चीज को समझ लीजिएगा, बाद में फिर कंफ्यूज मत होइएगा सर आपने डंडियां निकाल के छोड़ दी, इनके साथ क्या ऐड हुआ हुआ है। ऐड आपके ऊपर है, आप एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं या कीटोन की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आप एडिशन कर लीजिए, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराऊं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड साइनाइड इज नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली जो जब हाइड्रोजन साइनाइड आप ऐड करते हो तो कार्बन के साथ साइनाइड ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है ना, इस ऑक्सीजन के साथ आकर ये वाला हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। अच्छा, अब इसमें फर्दर अगर आगे चले और आगे चलकर देखें तो नंबर सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करें तो क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऐड होने पर
जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं RMgX। अब ये जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा। जनरल फॉर्म में लिखने की वजह ये है कि R कुछ भी हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाता है, इधर लगता है OH, इधर आ जाता है, ये दोनों खाली जगह छोड़ देते हैं और एक तरफ लग जाता है R। तो आपके पास ये क्या बन गया, ये बन जाता है आपके पास एल्कोहल। ठीक है, यानी कि जब हम कीटोन या एल्डिहाइड के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल। अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में भी लिखना चाहें ना तो हम लिख सकते हैं, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको इस तरीके से लिख लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके साथ हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलाने पर एल्कोहल बनता है। अच्छा, यहां पर एक पेचीदगी है, जरा सा वो नोट कर लीजिएगा। इफ कार्बोनाइल आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, इस चीज को जरूर याद रखना है। अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो एल्कोहल आपके पास जब बनेगा तो वो प्राइमरी एल्कोहल ही बनेगा, कुछ और नहीं बन सकता। ठीक है, इफ आपके पास कार्बोनाइल जो है वो एसिटल्डिहाइड है, तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा, कुछ और नहीं बन सकता। इफ कार्बोनाइल आपके पास अगर कीटोन है तो आपके पास टर्चरी अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, ये चीजें बस आपको याद रखनी है, ठीक है, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनेंगे। अच्छा जी, थर्ड रिएक्शन की टाइप क्या है? एडिशन ऑफ एल्कोहल अगर हम कर रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी के साथ भी अगर हम एल्कोहल ऐड कर रहे हैं ROH, तो ये हमारे पास और एक तरफ लग जाता है इसके OR। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, ये क्या बन जाता है, इसे कहते हैं हेमी एसिटल। ये फर्दर जो है ना, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये फर्दर अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके अब स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और वो स्टेबल कंपाउंड इसका क्या होता है कि ये दो तरफ OR इसके लग जाते हैं, इस तरीके से दो तरफ इसके OR लग जाते हैं। जैसे ये OH है ना, इस ये H हट के भी इधर R लग जाता है। ठीक है, और ये H और ये OH मिलकर फिर वाटर बना देते हैं। फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट रिमूव होता है वो वाटर होता है, और ये आपके पास कहलाता है एसीटल। ठीक है, तो अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उसका अल्कोहल में एडिशन कराते हैं तो हेमी एसिटल बनता है, देन फाइनली आपके पास एसिटल बन जाता है। ठीक है, अच्छा, एसीटल जो है वो आपके पास ये बेसिकली एक वर्ड है, तो अच्छा, ये कीटल भी हो सकता है, एसीटल यानी एल्डिहाइड होगा तो एसीटल कहलाता है, और अगर कीटोन कीटोन के साथ ये रिएक्शन हो रहा होगा तो ये कीटल बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास दूसरा इसका पार्ट कह लीजिए, वो क्या है, वो है न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, एक बात मैं आपसे करना भूल गया, मुझे आपको बताना चाहिए था ऊपर ही, लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि अब बता दूं आपको। इसको रिएक्टिविटी के अंदर ही लिख लेता हूँ मैं जाकर, तो वो ना एक पैटर्न आ जाएगा जरा, तो अच्छा लगेगा, सही लगेगा। जहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी की बात की थी ना, मैं वहीं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, बता देता हूँ। अच्छा देखें, एक बात ये कि अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं ना, अल्कीन और अल्काइंस की अगर हम बात करें, तो अल्कीन अल्काइंस जो हैं वो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं।
ठीक है, दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं ये। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों होता है इनका? ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसका क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड कार्बोनाइल बॉन्ड। जो कार्बोनाइल बॉन्ड होता है, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होती है, इसकी वजह से ये बेसिकली होता है, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो ये इस वजह से हमारे पास इस तरह के रिएक्शंस आ रहे होते हैं। अब हम अपने वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब कौन सा वाला है? अब जो टाइप है वो है विद वाटर लॉस, यानी कि अब जब एडिशन होगा तो उसमें वाटर ना रिमूव होगा। अच्छा, इसमें देख लेते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को जब हम ऐड कराएंगे एल्डिहाइड या कीटोन्स में, तो NH3 जब ऐड होगा तो NH3 में क्या होता है कि ये जो आपके पास N जब इसके साथ जुड़ता है तो बेसिकली वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और इसके जो अपने ये वाले जो दो बॉन्ड्स हैं, यानी कि जो इसने अल्काइल या हाइड्रोजन से लगा रखे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि हाइड्रोजन में से निकले दो हाइड्रोजन और इधर कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन, ये डिस्टर्ब हुए और इनके पास से रिमूव हो गया, इनके मिलने से वाटर, और ये NH जाकर इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया। तो ये एडिशन ऑफ अमोनिया था। ठीक है। अच्छा, अब इसी के ही सेकंड पैटर्न पे बात करें। अब यहां पर हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन। ठीक है, हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होते हैं? OH डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो OH डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया हमें बनाना है। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं सिंपल सा, और NH2OH। ठीक है, अब ये NH2OH जब यहाँ ऐड होगा तो सेम जैसा पैटर्न पे अमोनिया ऐड हुआ था ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ऐड होगा। यानी कि कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने फॉर्म करना है डबल बॉन्ड, OH अपनी जगह जो है इसका वो वैसे ही रहेगा। बाकी जो कार्बन के दो बॉन्ड्स हैं, ये वाले कार्बोनाइल वाला या हाइड्रोजन वाला, वो अल्काइल या हाइड्रोजन वाला, वो वैसे ही रहेगा। इधर जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था वो निकलेगा, और नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन निकलकर वाटर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या रिएक्शन है? तीसरा है एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ अगर आप इसका रिएक्शन करा दें, अब फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है? फिनाइल हाइड्रोजीन मैं यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ। NH और NH2। ठीक है, ये है फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है। अच्छा, अब फिनाइल हाइड्रोजीन जो है वो आपके पास जब फिनाइल हाइड्रोजीन लगेगा तो सेम मैकेनिज्म फॉलो करेगा जैसा अमोनिया ने किया था, कि ये वाले जो दो बॉन्ड्स हैं अल्काइल या हाइड्रोजन वाला, वो वैसे ही रहेगा। जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, इधर से दो H निकल के वो निकल के वाटर बना देंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास कहलाता है
फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है ना। फिनाइल हाइड्रोजीन ऐड किया, ये बन जाता है फिनाइल हाइड्राजोन। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास कंपाउंड बनता है बेसिकली। यहाँ तक होप सो आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। अच्छा बेटा, तो अब हम इसी में ही अमोनिया वाले डोमेन में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसका नंबर 4 देख लेते हैं। अच्छा, ये एक तरह का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। एडिशन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये कंपाउंड है जिसे हम 2,4-DNPH भी लिखते हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इसकी शॉर्ट फुल फॉर्म होगी। अच्छा, फिनाइल को ना हम C6H5 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हो सकता है आपको पेपर में इस तरह से रिंग बना हुआ ना मिले, बल्कि C6H5 लिखा हुआ मिले, तो परेशान होने वाली इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये रिएक्शन देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, आपका जो ग्रुप होता है, ठीक है, इसका रिएक्शन आप करवाते हैं डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये रहा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन आ गया। जब यहाँ पर एडिशन होता है तो एडिशन बिल्कुल सेम पिछले मैकेनिज्म पर होगा, ठीक है, यानी कि वाटर रिमूव होगा, और ये N जो है वो इस H के इस C के साथ कुछ इस खास पैटर्न पे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। और ये NH वैसे ही आ जाएगा इसके साथ जो, अब ये आपके पास कंपाउंड बन गया डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। ये कंपाउंड क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेटा डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। इसके जो दो बॉन्ड्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, ऑक्सीजन और इस वाटर के साथ बॉन्ड बना चुका है। ये कंपाउंड क्या कहला रहा है? अब जैसे अगर मिसाल के तौर पे ये एल्डिहाइड था, मिसाल के तौर पे ये एल्डिहाइड लिया था, तो ये कहलाएगा एल्डिहाइड। अब जैसे एसिड एल्डिहाइड लिया तो ये कहलाएगा एसिड एल्डिहाइड डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। अगर हमने कीटोन लिया तो एसीटोन डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। अच्छा, ये किस मकसद के लिए यूज हो सकता है इसको? जैसा कि मैंने अभी बताया कि इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कार्बोनाइल कार्बन of aldehyde and ketones from other carbonyl carbons, ठीक है जी। तो ये जो है वो कार्बोनाइल कार्बन, अगर कोई और कार्बोनाइल कार्बन है, जैसे एसिटिक एसिड में भी जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें भी कार्बोनाइल कार्बन होता है, तो उनको और एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है। पर्टिकुलरली मैं कार्बोनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यू आर फेमिलियर ऑफ दैट। सही है, यहाँ पे कोई और कार्बोनाइल कार्बन भी हो सकते हैं जिससे इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स होते हैं ना, इनका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आगे कंटिन्यूटी में, बिकॉज कंपाउंड थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, बिकॉज कंपाउंड 2,4 डाइफिनाइल डाइनाइट्रो फिनाइल, सॉरी ये डाइफिनाइल नहीं है, डाइनाइट्रोफिनाइल है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन यहाँ पर है तो ये हाइड्राजीन है, यहाँ आ गया तो हाइड्रोजोन हो गया, ठीक है ना। हाइड्राजोन इज ऑफ येलो और ऑरेंज कलर। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो है वो येलो और ऑरेंज कलर इसके ऊपर आ जाते हैं,
तो ये जो कलर चेंज होता है, ये कलर चेंज बेसिकली हमारे पास इंडिकेट करता है कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन्स हैं, ये या तो एल्डिहाइड का है या कीटोन का है। अब वो एल्डिहाइड का है या कीटोन का, वो फिर आप उसमें डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट एल्डिहाइड या कीटोन का परफॉर्म कर लें तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। काफी लेंदी टॉपिक है ये हमारा, इसको हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसमें हम पहले में यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। अच्छा, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज होंगे, यहाँ पे मैं एक जुमला लिख देता हूँ कि बोथ एल्डिहाइड एंड ketones, both aldehyde and ketones can be oxidized by strong oxidizing agents। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की सूरत में ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं दोनों। अच्छा, एक बात यहाँ पर थोड़ी सी बता दूं, एल्डिहाइड जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट कीटोन्स को थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। कीटोन्स requires high temperature to get oxidized। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन के लिए ये यूज होते हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका जो रिएक्शन करवा रहे हैं, हम वो एसिडिफाइड एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ करवा रहे हैं। अच्छा, एसिड मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, RCOOH में। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली। अभी अल्कोहल में भी ऑक्सीडेशन का आया था, तो मैंने वहां पर भी आपसे इस बात का जिक्र किया था कि अल्कोहल की अगर कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, और अगर हम उस ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक चली जाती है बात। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा केस क्या है, यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगर हम यूज करें तो क्या होगा, ओनली aldehydes can be oxidized by mild oxidizing agent। सर वजह क्या है कि एल्डिहाइड जो है वो सिर्फ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कीटोन नहीं हो रहे। उसकी वजह ये है बेटा कि ये बात तो हम शुरू में भी कर चुके हैं कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन्स। चूंकि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर इनकी रिएक्टिविटी भी कीटोन जैसी होती तो ये भी नहीं होते। सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन में हो सकते हैं ये, एंड टॉलेंस रिएजेंट, एंड टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हैं। इसी के साथ एक आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उससे भी हम इसको पता कर सकते हैं। मैं इनको यहाँ पर इनकी इक्वेशन लिख रहा हूँ और इसको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप इसको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के जुमरे में ना
के जुमरे में भी कंसिडर कीजिएगा। अच्छा, मैं जैसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो दो टेस्ट ट्यूब में एक एल्डिहाइड पड़ा, एक कीटोन पड़ा। आपसे बोलने भाई हमें नहीं पता कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, आप बता दीजिए। तो आप क्या करें, आप उसके अंदर टॉलेंस रिएजेंट डाल दीजिए। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, AgNH3 ट्वाइस। ये टॉलेंस रिएजेंट हमने डाला और डालकर इसको हीट करना है, ठीक है। हीट करने पर क्या होता है, हमारे पास एक तो कंपाउंड बनता है RCOO NH4, ठीक है। एक तो ये कंपाउंड बन जाता है, अमोनिया गैस भी लिबरेट होती है, साथ में वाटर फॉर्म होता है, वेपर्स की सूरत में आता है। और Ag जो है आपके पास वो मेटेलिक सिल्वर प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये मेटेलिक सिल्वर जो है आपके पास बन जाता है और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये आपके टेस्ट ट्यूब के ऊपर ना ऐसा बिल्कुल सिल्वर सिल्वर जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड। अच्छा, अब कीटोन्स जो हैं वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते। कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। अब आपने दोनों टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस रिएजेंट डाला और दोनों को डालकर आपने चूल्हे पर हीट कर दिया बर्नर पे। अब जहां पर एल्डिहाइड होगा वहां पर सिल्वर, जो टेस्ट ट्यूब होगी उस पर सिल्वर सा चमक सी आ जाएगी, और जहां कीटोन होगा वहां कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए फेहलिंग सॉल्यूशन पे। अब फेहलिंग सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, फेहलिंग सॉल्यूशन आपके पास दो होते हैं, एक फेहलिंग्स ए होता है, एक फेहलिंग्स बी होता है। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी क्या है। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो ब्लू कलर का होता है, आप जानते हैं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ये होता है। और फेलिंग्स बी जो है ना वो एक खास किस्म का सॉल्यूशन होता है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम सोडियम टार्टरेट, और इसको हम रोशल सॉल्ट भी कहते हैं बेटा, नाम याद रखिएगा, ठीक है। आमतौर पर जो टार्टरी हम इस्तेमाल करते हैं ना उसे कहते हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करते हैं तो इन दोनों सॉल्यूशन के मिक्स होने पर हमारे पास एक और चीज क्रिएट होती है, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। हम क्या करते हैं, जब जैसे हमने टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कोई एल्डिहाइड मौजूद था, ठीक है। अब उस एल्डिहाइड में हमने कॉपर मतलब फेलिंग्स ए डाला थोड़ा सा, फेलिंग्स बी डाला थोड़ा सा। अब फेलिंग ए और बी पहले रिएक्ट करके आपस में क्या बनाते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। फिर हम कॉपर हाइड्रोक्साइड को इस मतलब इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है RCOONA, ठीक है। साथ में वाटर बनता है और साथ में Cu2O बनता है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड आता है ना, ये कॉपर ऑक्साइड होता है रेड पीपीटी, ये रेड कलर के पीपीटीज बना देता है। अच्छा, अब इसी जगह हम जब कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स अगेन डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। कीटोन्स जो है वो ये रिएक्शन नहीं देते। सिंपल हो गया, मतलब कीटोन्स में हमने कोई कीटोन लिया, उसके अंदर फेलिंग ए फेलिंग बी डाल के हीट किया तो कोई रेड पीपीटी नहीं आएगी, रेड कलरेशन नहीं आएगी, जो इस बात की अलामत होगी कि भाई आप जो है वो जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो टेस्ट नेगेटिव है कीटोन में। इसके अलावा मैंने एक और जो लिखा नंबर थर्ड, वो लिखा था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो बेनेडिक्ट का भी लिख देता हूं मैं, बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। अच्छा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर भी हम ऐड करते हैं इसमें। अच्छा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है ना रिप्लेसमेंट है फेलिंग सॉल्यूशन की,
ठीक है ना, मतलब बहुत सी जगहों पर बेनेडिक्स आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे मैं लिख दूं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम सिट्रेट, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं नाम लिख रहा हूँ, फॉर सोडियम सिट्रेट, और कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये तीन चीजों का मिक्सचर होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो जब हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालते हैं एल्डिहाइड में, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालने पर भी जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ क्रिएट होता है, ठीक है ना। अब ये जो है, ये दोनों मिलकर अगेन आपके पास क्या बनाते हैं, RCOO Na, जैसा यहाँ पर हुआ था, और साथ में वाटर रिलीज होता है, और आपके पास क्या बनता है, Cu2O। तो और ये कैसा कलर होता है, ये रेड पीपीटी होता है। जैसा मैंने कहा कि फेलिंग सॉल्यूशन का रिप्लेसमेंट है, तो बिल्कुल उसी तरह का मैकेनिज्म होता है इसका। अगेन यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कीटोन जो है वो, कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ठीक है ना, मतलब कीटोन का रिएक्शन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ नहीं होता। अच्छा, अब मैं सारे जब टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं अब यहाँ पर एक आध और टेस्ट लिख देता हूँ जो इनके डिस्टिंग्विशिंग के लिए यूज होते हैं और हमारे कोर्स का हिस्सा भी हैं। तो मैं सारे यहाँ पे लिख देता हूँ। सोडियम, एक साथ ही हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है यहाँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, हेडिंग चेंज कर देता हूँ, वरना आपको लगेगा कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जुमरे में बात कर रहा हूँ। एडिशनल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एडिशनल टेस्ट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास कितने सारे टेस्ट मौजूद हैं। सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड डालेंगे, और ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी अपने यूज किया होगा, फर्स्ट ईयर के जो लैब्स अगर आपने की हो तो उसमें हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें क्या होता है कि भाई कीटोन इसमें रिएक्ट करता है, कीटोन्स प्रोड्यूस रेड वाइन कलरेशन, रेड वाइन, और ऑरेंज रेड कलरेशन, ठीक है ना। कीटोन जो है वो रेड वाइन या ऑरेंज रेड कलरेशन प्रोड्यूस कर देता है, जबकि एल्डिहाइड डू नॉट रिएक्ट, एल्डिहाइड जो है यहाँ पर रिएक्ट नहीं करता, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ये टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड आपके पास परफॉर्म नहीं करता, ठीक है जी। और एक DNPH ऊपर लिख दिया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का टेस्ट लिख दिया, तो ये अच्छे खासे आपके पास टेस्ट हो गए हैं। अब हम फर्दर आगे चल सकते हैं। अ, अभी भी इसके रिएक्शन हमारे पास चल रहे हैं, बहुत डिटेल टॉपिक है। लास्ट हमारे पास जो था वो ऑक्सीडेशन का सीरी नंबर क्या था, ऑक्सीडेशन में 3 था, अब 4 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, 4 पे हमारे पास है रिडक्शन। पहले देख लेते हैं रिडक्शन इनटू अल्कोहल। अब एक तरीका क्या हो सकता है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन की, अ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिखने की आदत है, खैर एल्डिहाइड और कीटोन की हम डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करा दें, ठीक है। रिडक्शन मींस हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहलाएगी बिकॉज मैंने कैटलिस्ट रखा हुआ है यहाँ पर।
तो ये मेरे पास बन जाता है CHOH, और बाकी जो दो बॉन्ड हैं उसके साथ अगर H लगा है तो H, CH3 लगा है तो CH3। ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहला सकती है। इसके अलावा यही हाइड्रोजनेशन का काम हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं LiAlH4। ठीक है, LiAlH4 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आपके पास हो गया CHOH, और ये दोनों बॉन्ड्स यहाँ पर सामने आ गए आपके। ठीक है, अब LiAlH4 जो है वो हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कराना है। तो इसने जस्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया और बाकी हमने रिएक्शन करा दिया। ठीक है ना, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहला सकती है, और ये सिंपल हाइड्रोजनेशन कहला सकती है। ठीक है, नंबर 2 क्या है, अगर हम इसको रिडक्शन कराएं, इसकी रिड्यूस कर दें अल्केन में, अब देखिए ये कैसे हो सकता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये यूजिंग जिंक अमलगम, ये जिंक अमलगम की सूरत में मतलब जिंक अमलगम से ये रिएक्शन होता है विद एसिड, और एसिड यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। अच्छा, इस रिएक्शन में साइंटिस्ट का नाम भी है, हमारी किताब में इसका जिक्र है, तो हमें साइंटिस्ट के नाम से पता होना चाहिए। इसे कहते हैं क्लेमेंसन्स रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लेमेंसन्स रिएक्शन। साइंटिस्ट का नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर रिएक्शंस को साइंटिस्ट के नाम के साथ भी पेपर में MCQ वगैरह पूछ लेते हैं, जैसे विलियमसन सिंथेसिस या वुड्स रिएक्शन, यहाँ पर आ गया क्लेमेंसन सिंथेसिस। तो इसमें आप एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ कराते हैं। अच्छा, अमलगम क्या होता है बेटा, जब किसी मेटल को हम मरकरी में मिक्स करते हैं, मरकरी इज इटसेल्फ अ मेटल बट इट इज अ लिक्विड मेटल, तो मरकरी में अगर कोई और मेटल मिक्स होता है तो वो अमलगम कहलाता है। अब अगर जिंक ऐड कर दिया तो जिंक अमलगम है, सोडियम ऐड कर दिया तो सोडियम अमलगम है, कैल्शियम ऐड कर दिया तो कैल्शियम अमलगम है। ठीक है, तो ये जिंक अमलगम हो गया। इसको स्लैश मिक्सचर है तो इसलिए स्लैश Hg लिखा है, कंपाउंड होता तो इन दोनों को कभी भी स्लैश नहीं लिखते कंपाउंड में। और ये रिएक्शन कैटेलाइज कर दें बाय आप HCl, तो ये आपके पास अल्केन बन जाता है CH2, यानी कि ये वाला जो कार्बन था ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एसिड के, सॉरी, ये जो कार्बोनाइल बॉन्ड होता है, ये कार्बोनाइल बॉन्ड टूटता है और एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये बना देता है आपके पास क्या, वाटर बना देता है। और अब जो फर्दर ऑन हाइड्रोजन होते हैं वो यहाँ पर इस अल्केन के साथ ऐड हो जाते हैं। अब इनके इन दो बॉन्ड पे जो भी लगा होगा वो ऑब्वियसली इसके साथ लग जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके का एक और रिएक्शन होता है, वो क्या है, यूजिंग हाइड्राजीन। हाइड्राजीन जो अभी हमने ऊपर यूज भी किया है रिएक्शन में, उसी का यूज कर रहे हैं, यूजिंग हाइड्राजीन विद बेस। ठीक है, बेस के साथ हाइड्रोजन को मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कहलाता है, वॉल्फ किशमर्स रिएक्शन। वॉल्फ वॉल्फ किशमर्स रिएक्शन। साइंटिस्ट के नाम के साथ रिएक्शन को अक्सर एसोसिएट कर दिया जाता है, इसलिए जस्ट बता रहा हूँ। तो ये आपके पास आ गया बेटा एल्डिहाइड, देन इसका आपने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। अब हाइड्रोजन क्या है आपके पास, NH2 और NH2, इसको आपने कैटेलाइज कराना है बेस की सूरत में। एसिड की सूरत में ये हो गया, बेस की सूरत में देख लीजिए तो ये आपके पास बन जाता है वही CH2। जो बाकी दो बॉन्ड्स हैं ये दोनों, ये वाला कार्बोनाइल का ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटता है, CH2 लग जाता है इसकी जगह पे, बाकी दो बॉन्ड अपनी जगह पे जो चीजें थी वो वैसी ही रहेंगी। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलकर इन नाइट्रोजन को जो है वो समझ लें आप, इनके पास से हाइड्रोजन को रिमूव करा के वाटर बना देता है। ठीक है, एंड में आपके पास नाइट्रोजन मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है इसमें से। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 4 था, अब 5 आ जाएगा। 5 क्या है हमारा, और 5 है हमारा कैनिजारोज रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये कहलाता है कैनिजारोज रिएक्शन। इसको मैं अलग से बता रहा हूँ बिकॉज इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही होगी। तो
यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, ऑन वार्मिंग विद 50% NaOH सोल्यूशन। 50% यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 50% होगी। ठीक है, NaOH ले लें या KOH ले लें, दोनों से ही काम हो सकता है। अंडरगो डिस प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। और सेल्फ डिस्ट्रक्शन किस तरीके से? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और खुद ही रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, तो नोन एज कैनिजारोज रिएक्शन। तो कैनिजारोज रिएक्शन में क्या होता है भाई? कैनिजारोज एक ऐसा रिएक्शन है जो एल्डिहाइड्स में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो उसमें कैनिजारोज रिएक्शन होता है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एक मतलब 50% मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, 50% मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं। HCH डबल बॉन्ड विद O प्लस HCH डबल बॉन्ड विद O X and with the NaOH and forms। अब एक हमारे पास बन जाता है HCONA और एक हमारे पास बन जाता है CH3OH। अब ये जो है हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज पार्ट है और ये हमारे पास रिड्यूस्ड पार्ट है। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना, ये क्या है? ये कहलाता है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड सॉल्ट, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सॉल्ट है। अब अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कहलाता है हमारे पास कैनिजारोज रिएक्शन। ठीक है बेटा, फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा जी बेटा, अब आगे देखते हैं। अगला हमारे पास जो है वो 5 के बाद 6 हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब कैनिजारोज रिएक्शन आपने देख लिया है, तो कैनिजारोज से कुछ मॉलिक्यूल्स, अच्छा देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारोज करते हैं। ठीक है, अब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या करेंगे? वो ये काम करेंगे। ठीक है, वो हैं वो कैनिजारोज नहीं करते, वो क्या करते हैं? वो आ, आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। और बड़ा मजेदार सा रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। अब देख लेते हैं कि ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या चीज है। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनमें एक एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होगा, एटम इज प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ, भी आगे रिएक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड NaOH, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैनिजारोज वाली 50% से कम होगी। ठीक है ना, गिव बीटा हाइड्रो ऑक्सी
एल्डिहाइड, आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे देते हैं, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देते हैं, अगर ऐसा करें। अच्छा, जिसको अगर हम फर्दर हीट करें, विच ऑन हीटिंग, फर्दर हीटिंग यानी अगर हम उसको मजीद हीट कर दें तो वो आपको क्या दे देते हैं, वो फिर आपको दे देता है गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। वो फिर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड दे देते हैं। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये जहन में आ रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से कैनिजारोस कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से कैनिजारोस नहीं एल्डोल कंडेंसेशन कर रहा है, क्यों? बिकॉज बेटा अल्फा, ये मैंने शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि एल्डिहाइड्स या कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो वो उसको एसिडिक कैरेक्टर दे देता है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन के होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है, और उस एसिडिक कैरेक्टर की वजह से जो रिएक्शन एसिडिक कैरेक्टर में होने हैं ना, वही होते हैं। कैनिजारोस एसिडिक कैरेक्टर रिएक्शन नहीं है, ठीक है, वो एसिडिक कैरेक्टर का रिएक्शन नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन एक एसिडिक कैरेक्टर का रिएक्शन है, दैट्स व्हाई एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास ये होती है। अब इसको प्रॉपरली एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, एल्डोल क्यों कहा जाता है, कंडेंसेशन क्या है, क्यों है, क्योंकि बड़ा डिटेल टॉपिक है, इससे रिलेटेड माजी में भी सवालात मैंने देखे हैं पेपर में। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ एसिड एल्डिहाइड की, आप कोई कीटोन भी ले सकते हैं, मैं एसिड एल्डिहाइड की एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूं कि आई एम जस्ट कंसिडरिंग अ एग्जाम्पल, वरना लोग फिक्स कर लेते हैं कि सर ये बात तो एसिटाल्डिहाइड के लिए हो रही है, सिर्फ बाकियों के लिए नहीं हो रही। भाई ये बात सबके लिए हो रही है, बट आई एम जस्ट कंसिडरिंग अ एग्जाम्पल। तो मैंने एक एसिटाल्डिहाइड ले लिया, ये रहा मेरा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, एसिटाल्डिहाइड में इधर CH3 होता है, मैं इसको CH2 लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को अलग लिख रहा हूँ, सही, ये रहा। और इसका रिएक्शन मैंने किससे करवाया, इसका रिएक्शन मैंने करवाया डाइल्यूटेड NaOH से। जब डाइल्यूटेड NaOH से आप इसका रिएक्शन कराओगे तो अब NaOH का क्या काम है, NaOH का काम है बेटा, ये आपको OH प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। NaOH का क्या काम है, ये आपको OH प्रोड्यूस करके देगा। अच्छा, अब OH नेगेटिव जब यहाँ आएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज है, इसको किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, इसको अट्रैक्ट होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये बात मैंने आप लोग को इस रिएक्शन पढ़ाने से शुरू में बताई थी। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज क्या, ये एसिडिक है हमारे पास, इसका जो नेचर है ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है ना। तो OH जो है वो इस H के पास अट्रैक्ट होगा, जब इस H के पास अट्रैक्ट होगा तो H विल रिमूव एज अ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव के तौर पर जब ये यहाँ से H रिमूव हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया हाइड्रोजन का, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, जब ये रिमूव हो रहा है तो ये कैसे रिमूव हो रहा है, H पॉजिटिव, बिकॉज OH इज OH जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना चाह रहा है, ठीक है ना। इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना चाह रहा है, तो H यहाँ से रिमूव हुआ एस पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया इस हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन के पास ही छोड़कर चला गया, ठीक है, ये कार्बन के पास ही अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया। अच्छा, क्या होता है भाई, CH2 और हो गया C और H। अच्छा, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ दिया तो इस पे क्या चार्ज आ गया बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया होगा, इन दोनों के मिलने से वाटर फॉर्म हो गया होगा, उसको मैं अभी लिख नहीं रहा। अब ये जो आपके पास एक कार्ब एनाइन क्रिएट हुआ, ये क्या है, ये कार्ब एनाइन है, ठीक है। ये कार्ब एनाइन वहां मौजूद दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, इसको मैं बल्कि नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा साफ सुथरा रहे। कार्ब एनाइन क्रिएट हो गया, स्टेप नंबर 1 है मेरा, स्टेप नंबर 1। नाउ मूविंग टू स्टेप नंबर 2। तो ये जो मेरा कार्ब एनाइन है, मेरा जो ये कार्ब एनाइन है, अब ये कार्ब एनाइन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा बेटा
दूसरा जो एसिटाल्डिहाइड का या मॉलिक्यूल मौजूद होगा ये उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा, इस एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में जो मेरे पास कार्बन होता है ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, यू ऑल नो, एंड ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। तो ये जो, चूंकि अब ये एक, ये जो कार्ब एनाइन है इट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, कार्ब एनाइन क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इधर आएगा, सॉरी, ओहो, ये ओ आ गया, ये एच आ गया वापस, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है। इधर जो हमारे पास ये कार्बेनाइन है, दिस कार्बेनाइन विल मूव टुवर्ड्स दिस कार्बोनाइल कार्बन जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, जब ये इसके पास मूव करेगा तो अब देखो मूव करने पर ये मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होना है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल आ रहा है आपके पास ये इसके साथ अटैच होगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब ये किस तरीके से ऐड होगा, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, CH3CH। अब इसने इसके साथ ऐड होना है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, कौन, इसका क्या हिस्सा ऐड होगा, इसका CH2 ऐड होगा, बिकॉज इसी के ऊपर नेगेटिवली चार्ज आया ना, C डबल बॉन्ड विद O और H, ये वैसे ही रहेगा। और इसका वाला जो डबल बॉन्ड था सर, जब ये इसके साथ अटैच होगा तो ये डबल बॉन्ड जो इधर, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये टूट जाएगा, और ये टूटकर ऑक्सीजन पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन विल पुल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि ऑक्सीजन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ते वक्त इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लिया, खींच लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो चीज, ये जो मॉलिक्यूल आ गया, अब ये हमारे पास थर्ड स्टेप की तरफ जाएगा। मैं बहुत ही ज्यादा मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, आप चीजों को चाहें तो कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं। मैंने एक्सपेंड इसलिए किया हुआ है ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वरना मैं इसको चाहूं तो मैं इसको बहुत ही इजी वे में इसको कॉम्पैक्ट करके इस तरीके से भी लिख सकता था, CH3CCH, ये CH जोड़ एक साथ जोड़ दिया और इसके साथ आकर ये कार्बेनाइन जोड़ दिया मैंने CH2, और ये आ गया CHO। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको इतना एक्सपेंड किया हुआ है, तो और कोई वजह नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा, अब मैं इसको कॉम्पैक्ट ही कर रहा हूं ताकि मैं इसको लिख तो तरीके से सकूं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्योंकि ये डिल्यूटेड था, तो यहाँ पे वाटर मौजूद है हमारे पास, हमें पता है, डिल्यूटेड NaOH लिया था हमने, तो डिल्यूटेड NaOH लेने की वजह से ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव है हमारे पास। अब ये जो O नेगेटिव है, इस O नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी क्या चीज, ये जो पानी का H पॉजिटिव हमारे पास था ये इस O नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अट्रैक्ट होने के बाद सर क्या बनेगा, देखिए, CH3C, इसके पास आ गया OH, और ये हो गया CH2, और ये CHO को मैं अब थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं ताकि आप देख सकें, ये लीजिए, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल पे गौर कीजिए, इस मॉलिक्यूल पे गौर कीजिए, इधर क्या है, इधर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये रहा CHO, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, AL, मीथेनल, प्रोपानल, ब्यूटानल, याद है ना AL, IUPAC में, तो ये आ गया AL, ठीक है। अच्छा, ALD, एल्ड, और OH एल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं, OL, मीथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, है ना, तो ये हो गया OL, एल्डोल, इसलिए इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है दरअसल एल्डोल। और अगर आप इसका नेम लिखना चाहें तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, ये है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। सर ये बीटा हाइड्रोक्सी कैसे, बेटा ये आपका अल्फा है, सॉरी ये आपका अल्फा कार्बन है, क्योंकि कार्बोनाइल से जो जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और कार्बोनाइल कंपाउंड। अब
अभी अच्छा सर, ये तो एल्डोल फॉर्मेशन हुई, अभी तक क्या हुआ है, ये एल्डोल फॉर्मेशन हुई है, 3 स्टेप में एल्डोल फॉर्मेशन हुई है। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है ये समझ लीजिए, क्योंकि एल्डोल फॉर्मेशन के बाद एल्डोल कंडेंसेशन होती है हमेशा। तो आपने पहले तो एल्डोल लिख लेना है। अब नंबर 4th स्टेप बता रहा हूं ताकि एल्डोल कंडेंसेशन आपको मैं बेसिकली समझा सकूं कि व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल बन गया। अब जब एल्डोल बन गया, ये आ गया एल्डोल। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको हीट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इस मॉलिक्यूल को हीट कर रहा हूं। तो जब हीट करूंगा तो हमें पता है कि, यानी कि हीट करना कह लो या इसकी डिहाइड्रेशन कराना कह लो, कुछ भी कह लो, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है मुझे। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल कहां से रिमूव होगा? इस कार्बन पे लगा हुआ है OH, इधर से निकलेगा OH, और इधर से निकलेगा, इस वाले कार्बन में से निकलेगा H। सर इधर से क्यों नहीं निकाल रहे आप? एक सवाल आएगा सर, इसके तो बीटा कार्बन 2 है ना, अगर हम बीटा एलिमिनेशन देखें, यहाँ बीटा एलिमिनेशन ही हो रही है, तो सर इस कार्बन के रिस्पेक्ट से ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। सो आप यहाँ से क्यों H निकाल रहे हैं, आप यहाँ से क्यों नहीं निकाल रहे? बेटा उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक ज़ायटसेव रूल लगता है। वो रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मार्कोनी-कूव्स क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, और जब ये मार्कोनी-कूव्स एडिशन में, रिमूवल में ज़ायटसेव रूल लगता है। ज़ायटसेव रूल ये कहता है कि रिमूवल वहां से होगा जहां पे कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, दैट्स वाई बेटा ये यहां से रिमूव हो जाएगा। इस कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो यहाँ क्या रह गया, CH रह गया, और बाकी जो CHO है मेरा वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो इस कार्बन के पास भी बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई और इस कार्बन के पास भी बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से दोनों आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। अब ये क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया इनओल, सॉरी इनोल बोल रहा हूं, ये बन गया इनल। इनोल नहीं है, इनोल कुछ और होता है, ये है इनल। इसे क्या कहते हैं, इनल। इन मींस डबल बॉन्ड है और अल मींस एल्डिहाइड ग्रुप है। एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले लफ्ज लिख दिया था गलती से, इनोल। इनोल क्या होता है, इनोल ऐसा होता है जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, ठीक है, और OH भी हो। तो तो OH भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, तो ये इनोल है। अगर डबल बॉन्ड और एक आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो ये इनल है। अब जब वाटर यहां से रिमूव हो जाता है, यहां पर जब वाटर रिमूव होता है तो ये कंडेंसेशन का अमल होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन यहां आके कंप्लीट होता है। 3rd स्टेप में एल्डोल बनता है, 4th स्टेप में कंडेंसेशन होती है। इस पूरे अमल को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन याद रखना हमेशा उन एल्डिहाइड या कीटोन्स में हो सकती है जिनमें आपके पास क्या हो, जिनमें आपके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी, अदरवाइज अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन भी नहीं होगी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसकी अगर वैसे तो लिखने को नहीं आता, लेकिन अगर कोई शॉर्ट हैंड ट्रिक में कोई कंपाउंड आ जाता है, आपसे कहते हैं कि भाई इसकी एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है, बताओ क्या बनेगा, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक आप यहां से पिक करोगे। ये जो है आपके पास, जब ये एक जैसे एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड में से आपके पास कार्बेनाइन क्या बन रहा है, CH2। और इसको बल्कि आप ऐसे लिख लो, शॉर्ट ट्रिक है ना, तो शॉर्ट करके लिखो। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कार्बेनाइन क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है कार्बेनाइन। तो इस कार्बेनाइन को आपने कुछ नहीं करना, आपको दूसरे जो एल्डिहाइड या कीटोन आपने लिया है उसके मॉलिक्यूल से आपको जोड़ना है ना, तो उसके एक O से इसको जोड़ दीजिए, कार्बेनाइन यहाँ आ जाएगा। बस ये लीजिए, ये जुड़ गया, इधर OH जुड़ गया, ये आपके पास एल्डोल बन गया। ठीक है, अब ये तो मैंने मैकेनिज्म समझाया था, आप इसको शॉर्ट करके इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एप्टीट्यूड में ज्यादातर चीजें जो है वो शॉर्ट में डिस्कस हो रही होती हैं, तो आपकी शॉर्ट ट्रिकिंग जो है वो जरा अच्छी होनी चाहिए। एक मिनट यार। अच्छा बेटा, तो लास्ट हमारे पास जो हेडिंग इसमें आ रही है वो है नंबर 7, और इसे हम हेलो फॉर्म टेस्ट या आयोडो फॉर्म टेस्ट भी
कहते हैं। और इसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस है, ये भी एक तरह का टेस्ट है और जो इनको डिस्टिंग्विश करने में यूज हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि भाई ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स। एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स, यानी कि कीटोन में अगर मिथाइल लगा है तो विद सोडियम हाइपोहेलाइट। अच्छा, सोडियम हाइपोहेलाइट क्या होता है, इसे कहते हैं NaOH की जगह लगाओ हेलोजन, इसे कहते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट। या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, सोडियम हाइपोहेलाइट क्रिएट कैसे होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्लोरीन या कोई भी हेलोजन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड कर देते हैं। तो वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, गिव्स हेलो फॉर्म। अच्छा, व्हाट इज हेलो फॉर्म? हेलो फॉर्म हमारे पास होता है बेटा, इसको कहते हैं हेलो फॉर्म CH और X के 3 एटम्स उसके साथ लगे हों। ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन अगर आप देखो, जैसे ये है मेरे पास COCH3, ये कीटोन है, ठीक है, RCOCH3। अब ये R कितना भी बड़ा हो हमें गर्ज नहीं है, लेकिन एक मिथाइल कीटोन लगा हुआ है ना, यानी कि एक मिथाइल बना हुआ है यहाँ पर। तो ये ऐसे ही कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, जिसमें कम से कम एक तरफ तो मिथाइल हो। ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन जिसमें एक तरफ आपके पास लाजमी तौर पर आई लगा हो, सॉरी, मिथाइल लगा हो। दूसरी साइड पर भले ही कितनी भी लंबी चेन हो हमें गर्ज नहीं, लेकिन कम से कम एक तरफ क्या हो, मिथाइल हो। तो ये बन जाता है RCOONA, वाटर, और CH3I। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, सॉरी CH3I मैंने लिख दिया, CHI3 होना चाहिए था इसको, CHI3। ये क्या हो जाता है, इसे हम कहते हैं येलो PPT ऑफ आयोडोफॉर्म। ये आयोडोफॉर्म की येलो पीपीटीज यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इससे याद रहे कि एल्डिहाइड और कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसमें एक तरफ कम से कम मिथाइल ग्रुप लगाओ, एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप जरूर हो, उनका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इससे हो सकता है। यानी कि अगर एक मिथाइल नहीं है सर, दोनों तरफ इथाइल, मतलब कीटोन है ऐसा जिसमें दोनों तरफ इथाइल है, तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, एटलीस्ट वन मिथाइल। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये कैस किन के साथ रिएक्ट करता है, ये अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ मिथाइल एल्डिहाइड। ठीक है, या तो मिथाइल एल्डिहाइड्स हो या फिर कीटोन हो, मिथाइल एल्डिहाइड हो या मिथाइल कीटोन हो, उनकी डिटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके पास मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, एक दो टेस्ट ट्यूब में, एक में रखा हुआ है डाईथाइल कीटोन, एक में रखा हुआ है डाईमिथाइल कीटोन। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा मुझे बताओ कौन सा डाईमिथाइल कीटोन है, कौन सा डाईथाइल कीटोन है। तो आप क्या करेंगे, आप उसका हेलोफॉर्म रिएक्शन करा देंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करोगे। जब हेलोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करोगे तो येलो क्रिस्टल आते हैं, ये जो CHI3 बनता है ना, ये येलो क्रिस्टल होते हैं। तो जो डाइमिथाइल कीटोन होगा उसमें येलो क्रिस्टल आ जाएंगे, जो डाइथाइल कीटोन होगा उसमें येलो क्रिस्टल नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसका जो इस्तेमाल है हेलोफॉर्म टेस्ट का, यूज टू डिस्टिंग्विश, इससे हम और भी चीजें पता कर सकते हैं, वो भी बता दूं कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। यूज टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल फ्रॉम मीथेनॉल, यानी इथेनॉल और मीथेनॉल के दरमियान आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इस टेस्ट को परफॉर्म करके। एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स के दरमियान आप फर्क वाजे कर सकते हो इससे। ठीक है। और कीटोन के लिए तो बता दिया।
फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड, यानी एसिटाल्डिहाइड क्योंकि उसके अंदर मिथाइल होता है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड में मिथाइल होता है, फ्रॉम अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड्स को आप इससे सेपरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है वो हमारे पास रिएक्शंस में डिस्टिंग्विशिंग हो जाती है। तो इसी के साथ आपका जो टॉपिक कह लें या फेडरल बुक बोर्ड के हिसाब से चैप्टर कह लें एल्डिहाइड और कीटोन का, वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। इसके यूजेस, एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेस भी हम एक ब्रीफ नोट पे यूजेस देख लेते हैं। एल्डिहाइड्स कहाँ यूज हो सकते हैं और कीटोन्स कहाँ यूज हो सकते हैं। एल्डिहाइड्स यूजेस और कीटोन यूजेस। तो एल्डिहाइड और कीटोन के यूजेस देख लेते हैं, ब्रीफ अकाउंट पे लिख रहा हूँ ताकि जस्ट आपको एक सरसरी सी नॉलेज हो इनके यूजेस की। तो एल्डिहाइड जो है वो पोलियो वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ठीक है, एल्डिहाइड पोलियो वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एल्डिहाइड और मीथेनॉल को मिलाकर फॉर्मेलिन का मिक्सचर बनाया जाता है, सेविंग ऑफ लाइफ स्पेसिमेन, लाइफ स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए लेबोरेटरीज वगैरह में यूज होता है इसका। उसके अलावा इससे हम पॉलीमर्स बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, एल्डिहाइड की मदद से पॉलीमर्स बन सकते हैं, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास बेकेलाइट है। और हम मुख्तलिफ डाइज बनाते हैं एल्डिहाइड्स की मदद से। उसके अलावा नाइट्रिक एसिड के साथ अगर इसको मिला दें तो साइक्लोनाइट्राइल नाम का एक कंपाउंड बनता है जो कि एक्सप्लोजिव है। और इस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल जर्मन्स ने किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। उसके बाद कीटोन के यूजेस की अगर बात करें तो ये सिंथेटिक रबर बनाने में यूज हो सकता है कीटोन, ठीक है। उसके अलावा इससे आप आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म जैसी चीजें बना सकते हैं। उसके अलावा नेल पॉलिश रिमूवर में यूज हो सकता है कीटोन। कीटोन जो है वो उनकी खुशबू ज़रा अच्छी होती है, तो इस वजह से इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल सेंट बनाने में भी होता है, यानी कि जो खुशबू होती है ना नॉर्मल जो हमारे परफ्यूम्स वगैरह होते हैं उसमें भी कीटोन्स का इस्तेमाल हो सकता है, आर्टिफिशियल सेंट बनाने में भी यूज हो सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सेल्यूलोज कंपाउंड्स बनाने में भी इसका यूज होता है, मुख्तलिफ किस्म के सेल्यूलोज प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उसके बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास चंद एक आध यूजेस थे एल्डिहाइड और कीटोन के। इसी के साथ अब मैं कह सकता हूँ कि आपके टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर नंबर 9 का, या फेडरल बुक बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो आपका पूरा चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है एप्टीट्यूड का। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपसे जो बात करूंगा वो बात होगी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड पर, और हमारा ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।